परंतु मैं वाकई में जाती रहती हूँ, दर्शन करती रहती हूँ सुंदा माता जी की। आज मैं याद करते हुए इस कार्यक्रम को शुरू करना चाहूंगी। वाराणसी मंदिर, नीलकंठी महादेव मंदिर, शेवंकरी माता जी और हमारे 72 जिनालय को सबको प्रणाम करते हुए हमारे सामने बैठे हुए सब देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। मंच पर उपस्थित तीर्थानंद जी ब्रह्मचारी जी महाराज, स्वामी दिव्य स्वरूप जी महाराज, जरा एक मिनट हटोगे तो मैं उनको प्रणाम तो कर सकूंगी आपका। स्वामी सोमगिरी जी महाराज, आपके आशीर्वाद आज इस मंच पे हैं तो बड़ा खुशी और अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने हमेशा माना है कि सबसे पहले तो भगवान जो भी चुनाव लड़ता है, जो भी बड़ा काम करता है, जो भी अच्छे काम घर में अपन करते हैं, सबसे पहले अपन ईश्वर को याद करते हैं, उसके बाद हमारे स्वामी संत उनके आशीर्वाद देते हैं और फिर जो हमारे सामने बैठे हुए इतने सारे देवी देवता हैं उनके दर्शन और उनके आशीर्वाद लेकर फिर जमीन पर उतरने का काम करते हैं। तो आज ये दर्शन मुझे तीनों के तीनों मिल रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी है कि इस पावन धरती पे आप लोगों के बीच में आने का ये मौका मिला है। हमारी मदद के लिए हमारे इस क्षेत्र के अंदर पधारे हैं सरदार भाई चौधरी, विधायक गुजरात के। खड़े हो जाओ एक मिनट के लिए, सबको हलो हलो करना चाहिए। इंदर सिंह जी गांधी हमारे हिमाचल प्रदेश से आए हुए विधायक हैं और आप जोर से ताली बजाओ यार। ऐसे आज 18 तारीख हो गई है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 7 दिन है। अगर इतनी हालत खराब अभी हो रही है तो क्या होगा 25 तारीख तक पहुंचते पहुंचते। इसे जोर से आवाज मेरे को सुनिए। गिरीश भाई हमारे जिला अध्यक्ष महसाना से आए हुए हैं। मैं तो पैदाइश यहाँ की, पर महसाना में जाके झंडा गाड़ आए हैं तो अच्छी खुशी की बात है। नाम पीछे महसाना लिखते हैं। खेमराज जी ऐसा है, प्रणाम सर, आप भी हम लोगों के बीच में आए, बहुत अच्छा लगा। फिर भरत सिंह जी, धन्नाराम जी राजपुरोहित, आप तो बैठे रहो, बस प्रणाम करो वहां से। रमेश जी राजपुरोहित जो हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा के थे, आज आप भी हमारे मंच पर, मुझे अच्छा लगा सबको देख के। सभी पदाधिकारी, सभी मंडल के अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता, सभी इतनी भारी संख्या में आए हुए सब हमारे परिवारजन जो यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार और मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मुझे जब बताया गया था कि टिकट के वितरण हो रहे थे कि क्या है आप कहाँ से अपन देंगे, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, क्या करेगा, कैसे पहुंचेगा इन लोगों के बीच में। मैंने कहा मेरे साथ चलो तो सही, भीमाल मैं आपको दिखाती हूँ, शायद आपने किसी गलत आदमी के साथ टकरा गए हो, किसी और आदमी से बात मैं मिलाती हूँ उसको जिसको इस क्षेत्र के अंदर पूराराम चौधरी कहते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि चलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मुझे तो नहीं लगता कि बोलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। मैं तो इनको कहने वाली थी भैया थोड़ा धीरे बोलो। ये तो वो है पूराराम चौधरी। एक दूसरे का साथ दिया है। जब भी मैं आती हूँ यहाँ, मुझे मालूम है कि ये क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पूराराम जी और आप लोग मिलकर के काम करते हो। और मुझे ये भी मालूम है कि कैसे भी आप कह रहे हो कि चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, परंतु अपने क्षेत्र के लिए जरूर लड़ तो सकता है और लड़ने में उसने कोई कमी छोड़ी नहीं है। मैं जब वहाँ आई थी, मैंने सोचा था, जब मुख्यमंत्री थी, मैंने सोचा था कि भीममाल से मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परंतु मैंने देखा कि भीममाल के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी ने हल्ला मचाने का काम किया है तो वो इस विधानसभा में। तो जब कोई मेरे पास आके बोला, मैंने कहा गलती हो गई भाइयों, मुझे लगता है कि वो जो आदमी जिससे आप मिले वो आदमी नहीं है जिसके लिए आप टिकट मांग रहे हो, परंतु जो आदमी मजबूत है,
जो आदमी आपके लिए खड़ा हो जाता है, जो आदमी जोरदार तरीके से और मजबूती के साथ आपकी लड़ाई लड़ सकता है, भैया ऐसे आदमी की हम लोगों को जरूरत है कि नहीं है? और मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में आने का मुझे मौका मिला, क्योंकि मेरे को खुद आंखों से ये देखने को मिला कि आप लोगों के बीच का बंधन जो है वो अटूट है, अच्छा है, और वो हम लोगों को 25 तारीख को जिता के छोड़ेगा। यह विश्वास के साथ में आप लोगों के बीच में आई। देखो अभी बहुत बड़ा त्योहार निकल के गया, दिवाली आप लोग सबने मिलके मनाई, खुशियां, और मैं तो कहती हूँ भगवान के मैं प्रार्थना करती हूँ कि लक्ष्मी आपके घर में आएगी। वैसे यहाँ कहने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि लक्ष्मी तो पूरे जगह के अंदर घूम के गई है, वो मैं कई सालों से देख रही हूँ। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि लक्ष्मी जी का तो बहुत माने यहाँ प्रेम है, वो आती रहती है टाइम से, तो इसीलिए मुझे ज्यादा चिंता नहीं है, परंतु कहना पड़ता है दिवाली के टाइम में लक्ष्मी आपके घर आए और आपको सबको खुशहाल बनाए और तरक्की के रास्ते पे ले जाए, जिस तरक्की के रास्ते पे ऑलरेडी आप लोग चल चुके हो। और मैं पीले चावल लेके आई हूँ जो मैं अभी आप लोग सबके पास छोड़ रही हूँ। वो पीले चावल है मेरे 25 तारीख के बहुत बड़े त्योहार के लिए, जो साल में मैंने 5 साल में एक दफा आता है। उस त्योहार के अंदर आप सबकी उपस्थिति होनी चाहिए। ये पीले चावल इसलिए बांटने में खुद और आप लोग सबसे खुद मिलने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। ये अपना परिवार है, हम आपके साथ प्यार एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं, हम एक दूसरे को डांट भी सकते हैं, हम आदमी है तो हो सकता है कि गलतियां भी होती हैं, परंतु जब परिवार है तो उस परिवार में कौन सा ऐसा है जो कभी न कभी छोटी मोटी गलती तो कर ही बैठता है। और इसीलिए आज मैं कहना चाहती हूँ कि सब गलतियों को माफ कर दें, सब पूरे समाजों को एक साथ लेकर चल के हम लोग एक आवाज में जब चल पड़ेंगे तो अपने क्षेत्र की तरक्की तो वैसे ही कर लेंगे, किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। और फिर इतने बड़े बड़े मंदिर जो अपने हैं उनका सबका आशीर्वाद तो है ही है। और मैं जब भी यहाँ भीलवाल में आई हूँ मुझे हमेशा ये बात लेके यहाँ से गई हूँ कि विकास के रास्ते पे अगर कोई है तो ये भीलवाल का क्षेत्र। यहाँ के लोग बाहर में भी काम धंधा करते हैं, यहाँ के लोग यहाँ भी काम धंधा करते हैं, और यहाँ के लोग कमाने के अंदर कोई कमी नहीं है। तो अभी देखूं ये तो बहुत सादगी में आया है आज। बोलो भारत माता की। इधर देखोगे तो अच्छे बड़े बड़े मोटे मोटे सोने की चेन, 10 की 10 उंगलियों के अंदर सोने की अंगूठियां, ये सब अपने को देने को मिलती है। तो लक्ष्मी तो आके गई है यहाँ से। क्या है बीजेपी और कांग्रेस का फर्क आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। कांग्रेस तो वो है जो वादे करती है और वादे निभाती नहीं। वादा करना बहुत आसान है भाई, उसको जमीन पे लाना बहुत मुश्किल है। कुछ भी कह दो, कभी भी कह दो। और मुझे याद है कि जब मैंने राजनीति शुरू की थी तो मुझे कांग्रेस वालों से काफी मिलने का मौका मिला था उस समय ग्वालियर में, और मैंने देखा उनको, उन्होंने कहा भाई साहब आप लोगों को तो जब राजनीति के अंदर जाते हो पब्लिक के सामने जो वो चाहते बोल दो, बाद में देखा जाएगा उसका क्या होता है, बाद में देखा जाएगा। वोट तो आ ही जाएंगे ना, उसके बाद अपने को चिंता करने की क्या जरूरत है। मैंने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को खुद भी ये बात ठोक बजा के कही है कि अपने को उतनी ही बात करना है, उतने ही वादे करने हैं जिन वादे को अपन पूरा कर सकते हैं, नहीं तो किसी के बीच में वो झूठ नहीं बोलना। अभी मुझे याद है कि पिछले 2018 के चुनाव के पहले मैं आप लोग सबके बीच में आई थी, गौरव यात्रा में आई थी। मैंने गौरव यात्रा में पूरी रिपोर्ट कार्ड इनके सामने खड़े होकर बताई थी कि 5 साल जो इतना कम समय होता है इसमें हम लोगों ने सबने मिलकर मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी है, और जो जो काम अपन ने वादे किए थे उसको जमीन पे लाने का काम हम लोगों ने किया है। ये मैंने आपको रिपोर्ट किया। उस समय आपको याद होगा कि इस प्रदेश के अंदर करीबन 28 लाख किसानों को 8,000 करोड़ रुपया
इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर 19,000 किसानों को करीबन 60 करोड़ रुपया लोन देने का, लोन माफी करने का, 50,000 तक का लोन माफी करने का काम किया। और मैंने खाली कहा नहीं, मैंने आप लोगों को एक पत्र भी दिया। उस पत्र पे लिखा था, आपका नाम भी लिखा था, आपका लोन का अमाउंट भी लिखा था, और आप लोग खुश होके गए। ऐसी कई चीजें थी। परंतु जब चुनाव का समय आया, 2 दिन पहले आपके सामने कांग्रेस के लोग आए और कांग्रेस के लोग ने आपको बहलाया, फुसलाया और आपको गिनती सिखाने का काम किया। आपको बताया कि 1 से लेकर 10 तक कैसे गिने जाते हैं। आप भी उनकी बातों में आ गए, आप भी खुशी खुशी उस पर लग गए, आप भी 10 तक गिन के बैठे और कह दिया उन लोगों ने कि आप चिंता मत करो, 10 दिन के अंदर हमारी सरकार आते ही आपके सब कर्जे माफ हो जाएंगे। तो यहाँ तो आपको जरूरत भी क्या है, कर्जे तो सब माफ हो ही गए होंगे। अरे वहां से शुरू हो रही है। चुनाव के 10 दिन बाद 19,000 किसानों की जमीन कुड़क हो गई है और करीबन 350 किसान आत्महत्या कर बैठे हैं, परंतु किसी के कान में जू नहीं रही। सब खुश, क्योंकि वादे तो करने ही है। उस समय वादा और आपको किया कि चिंता मत करो, जो लोग बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी का भत्ता तो हम देंगे ही देंगे, साथ में 2 साल के लिए, और साथ में हम उन लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। अरे भाइयों, क्या हुआ उसका? 19 बार पेपर लीक। रीट की परीक्षा में बेचारे पढ़ के थक के रह गए। कोई भी पद अभी तक भरा नहीं है। मैंने 5 साल में गहलोत सरकार में 137,000 सरकारी नौकरियां दी, ये कहते हैं, परंतु सच्चाई तो यह है कि उसमें से 120,000 भर्तियां हमारी थी, क्योंकि हमने सब तैयारी करके, परीक्षाएं करके, सब कुछ तैयार करके छोड़ के गए थे। बस उनको खाली उनको पोस्ट देने की जरूरत थी और दस्तखत उसके ऊपर करने की जरूरत थी। वो आप मत करिए। और अगर आप फिर देखोगे तो 17,000 नौकरियों से ज्यादा, 20,000 नौकरियों से ज्यादा इन्होंने नौकरियां नहीं दी हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी की परीक्षा करनी पड़ती है और पेपर लीक इतने बार हुए हैं कि उन पेपर लीक की वजह से किसी को भी नौकरी नहीं मिली। तो नौकरी नहीं मिली तो बेरोजगारी का भत्ता क्यों? तो सबको कह दिया हाँ बेरोजगारी का भत्ता देंगे। है कोई यहाँ जिसको बेरोजगारी का भत्ता मिला? नहीं। अरे होगा कोई, एक इधर उधर छुपा होगा? नहीं, कोई नहीं है। नहीं है ना? तो एक भी आदमी को बेरोजगारी का भत्ता नहीं मिला। हमारे समय में हम लोगों ने बेरोजगारी का भत्ता उन बच्चों को दिया जो पास होके अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। हमने कहा कि जब ये काम कर देंगे, जब इनको नौकरी मिल जाएगी 2 साल के अंदर, तो हम बेरोजगारी का भत्ता खत्म कर देंगे, पर इनके माँ बाप के ऊपर ये बोझ नहीं बने, ऐसी परिस्थिति बनाने के लिए हमने ये बेरोजगारी का भत्ता लोगों को दिया। हमारे टाइम के अंदर मुझे खुशी है आपको बताते हुए 15 लाख सरकारी और गैर सरकारी नौकरी देने का काम किया। और मैंने वो हिसाब किताब हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जब मैं आपके बीच में आई, मैंने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो हिसाब किताब दिया। 24 घंटे की बिजली तो मिली नहीं होगी? नहीं मिली। ये तो बहुत खुशी से आपको बता ही नहीं मिली। अभी क्या है, जनरेटर चल रहा है? जनरेटर चल रहा है। अभी भी लाइट नहीं है। कैसे पीते हो मुझे नहीं मालूम, परंतु मैं ये आपको कह सकती हूँ कि अपने टाइम में अपन ने 22 घंटे बिजली दी। कहा था सरकार महिलाओं के लिए जो सिंगल फेज की बिजली थी, बताओ सबको 22 घंटे बिजली मिली कि नहीं मिली? उस समय हमारे टाइम में 22 घंटे आपको बिजली दी थी। और वो इसलिए दी कि हमारी जो महिलाएं हैं वो पहली दफा राजस्थान के इतिहास में वो बिजली देने का काम हम लोगों ने किया था। और वो इसलिए किया था कि घर में बच्चा पड़ता है, रात को बिजली नहीं होती, भोजन के टाइम में 51 डिग्री हीट गर्मी में वो आप लोग घर आते हो तो उस पर थोड़ा ठंडक हो जाए, पंखा चल जाए, लट्टू जल जाए, आपका फ्रिज चले या आपका कूलर चले, इसके लिए आप लोगों को वो 22 घंटे दी। आज वो बिजली आपको तो याद भी नहीं होगी, क्योंकि आप तो उसको तो गोल करने का काम इन लोगों ने कर ही दिया है। और जहां तक किसानों की बिजली है, वो जो 6-7 घंटे हम लोग देते थे और दिन में देने की कोशिश करते थे, अब टूट के आधी अगर आती है
तो टूट टूट के आती है और किसान को रात को खेत में खड़ा होना पड़ता है। ये तो पर 3 घंटे से भी कम आप लोगों को खेत में टूट टूट कर बिजली मिलती है। ये तो हालत है बिजली की। और आपको लगता है कि वो हो मजा आ गए, हमको तो 100 यूनिट बिजली फ्री दे दी है। कौन सी बिजली फ्री, जब आती ही नहीं है तो कहां आपको 100 यूनिट बिजली फ्री मिलने वाली है। परंतु उससे और आगे अगर आपने बिल पढ़ा तो उसके ऊपर लिखा है सरचार्ज, पढ़ा ना सरचार्ज, 58 करोड़ रुपए सरचार्ज ऐसे पूरे प्रदेश से इकट्ठा कर दिया है। आपकी जेब में से निकाल दिया, अपने जेब में डाला, फिर आपको कह दिया कि 100 यूनिट बिजली आप पे फ्री, और उसी जेब का पैसा जो आप ही का है उसको निकाल के फिर आप लोगों के बीच में फैलाने का काम कर दिया। तो वो उनके जेब से कुछ नहीं गया है, वो सब आप ही का पैसा है। 72 घंटे के अंदर आपको ट्रांसफॉर्मर बदल के दिया होगा नहीं। 72 घंटे तो क्या 72 दिन में अगर आपको ट्रांसफॉर्मर मिल जाए तो गनीमत है। परंतु यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। किसके पास जाएं, किसको कहें? पीने के पानी की मुसीबत सब लोगों ने उस समय याद था, माही का पानी आएगा, उसका पानी आएगा। मैंने कहा है कि जवाई डैम को भरने का काम हम लोगों को करना है। जवाई डैम के अंदर किस तरीके से पानी आएगा वो आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो वो आप लोगों को बताएंगे कि जवाई कैसे भरेंगे और जवाई के अंदर से किस तरीके से उस पानी को आगे सब लोगों के बीच में ले जाने का काम हम करेंगे। और मैंने उस समय 6000 करोड़ रुपया भी अलग रखा हुआ था, परंतु उसको इस्तेमाल करने का काम इन लोगों ने नहीं किया। ये तो वो बात आज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इन महिलाओं की वजह से हम लोगों ने भामाशाह योजना चालू की, कार्ड बनाया, कार्ड के अंदर सब पैसे डाले ताकि इधर उधर पैसे न जाए और उस पैसे को सही तरीके से परिवार वाले इस्तेमाल कर सके और महिला का सम्मान हो सके, इसके लिए वो कार्ड बनाया। उस कार्ड के साथ हमने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जोड़ा। आज उसको चिरंजीव के नाम से पुकारा जाता है। हमने कहा था कि 30,000 रुपए से 3 लाख तक, इसमें सरकारी अस्पताल, इसमें प्राइवेट अस्पताल सब जुड़ने को तैयार थे। आज प्राइवेट अस्पताल के लोग कहते हैं कि हम तो बिल्कुल जुड़ेंगे नहीं। और इन्होंने आपको बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए फिर शुरू कर दिया है। अरे 3 लाख, पहले फिर 5 लाख, फिर उसको 10 लाख, फिर उसको 25 लाख और अभी चुनाव के पहले 50 लाख। सच्चाई तो क्या है भाइयों? किसके ऊपर 50 लाख खर्च होते हैं आपको भी अच्छी तरह से मालूम है। औसतन 12-13 हजार से लेकर 20,000 एक आदमी के ऊपर खर्च हो गए तो बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि ना हमको 50 की जरूरत थी, ना 25 की जरूरत थी, ना 10 की जरूरत थी। हाँ 5 लाख तक चला जाता तो और फायदा हो जाता, परंतु 30,000 से 5 लाख तक अभी हमको मिल जाता और दोनों प्राइवेट और सरकारी अस्पताल एक साथ हो जाते, सही तरीके से उनका पेमेंट हो जाता और व्यवस्थित तरीके से इसको पहुंचाने का काम होता, तो आज आप लोगों को परिवार के अंदर कोई चिंता नहीं होती। मैं आपको बताना चाहती हूँ भाइयों कि वादे उस समय नाम देते थे, वो वादे। कांग्रेस बहुत चालाक है, वो जानती है कि शब्दों को बदलने से हमको कैसे फायदा मिल सकता है। पहले वायदों के नाम से आपको कहा हम महिलाओं को पूरी तरह से सुरक्षित रखने का काम करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा वादा है। आज आपको सबको मालूम है कि हमारी लड़की घर से बाहर जाती है स्कूल जाने को तो हमारा दिल धड़कता है जब तक वो वापस घर नहीं आती। सबसे ज्यादा अगर महिला असुरक्षित कहीं है तो वो है हमारे प्रदेश के अंदर, और हम सबका सिर शर्म से झुक जाता है कि अगर हम अपनी महिलाओं की इज्जत को नहीं बचा सकते तो फिर कैसे लोग हैं हम लोग, कैसी सरकार है हमारी जो हमारी इतनी भी बात को सुन नहीं सकती। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि महिला जब तक सुरक्षित नहीं है तब तक प्रदेश का आगे बढ़ना और विकास करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। परिवार को सशक्त बनाने वाली उसकी महिला है और इसीलिए हम लोगों ने ये दोनों काम आप लोगों के लिए करके दिए। राजश्री की योजना की थी कि बच्ची पैदा होके 12वीं तक पहुंचेगी तो 50,000 का बॉन्ड उसको मिलेगा। आज मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि ये आपके नए मैनिफेस्टो के अंदर हम लोगों ने तय कर दिया है कि पैदा होते ही उसको 2 लाख का बॉन्ड मिलेगा और वो 2 लाख का बॉन्ड जब वो बड़ी हो जाएगी तब उसको तोड़ के उसके पैसे अपनी शादी के बाद उसको मिल सकते हैं। ये परिस्थिति हम लोगों ने करने की कोशिश की है।
मैं ये कहना चाहती हूँ, पेट्रोल डीजल कम हुआ? नहीं हुआ। दूसरे राज्य से यहाँ पर प्लस है। बड़ा है। आपने एक धंधा जरूर चालू कर दिया, एक धंधा चालू कर दिया, महंगाई हो गई, एक धंधा चालू कर दिया। अब पेट्रोल और डीजल पंजाब से, हरियाणा से, आपके गुजरात से दूसरे नाम पे बिकना शुरू होता है। उसको कहते हैं तस्करी, परंतु मैं किसके धंधे को मारूं? मारूं किसके धंधा शुरू नहीं रहा है। ये तो परिस्थिति है। हमारी सरकार क्यों नहीं कर सकती? नहीं कर सकी। आप लोगों की प्रॉब्लम्स और भी थी, पर सच बात, हाँ, ये बजरी माफिया तो वाकई में गरीब को इसने मार दिया। आपके जो दाम पहले मिला करते थे, आज कितने बढ़ गए? एक ट्रक का करीबन 25 से 30 हजार, 25 से 30 हजार रुपए। वो गरीब बनाएगा घर तो कैसे बनाएगा? ये माफिया के मारे पूरे राजस्थान के अंदर नाक में दम है। और मैं समझती हूँ कि समय आ गया है जब कोर्ट्स को भी इस बात को समझते हुए इनको भी उनके सामने अपने को ये बातें को लाने की जरूरत है, ताकि गरीब आदमी की बात वहां तक जरूर पहुंच सके। ऐसे नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे हैं आपके बांधी सिंगरा बांध के ओवरफ्लो पर गेट लगाकर समझौते के तहत 30% हिस्से का पानी नदी में छुड़वाना था, ताकि आसपास के उसमें आप लोगों को रिचार्ज हो सके। ये छोटे छोटे काम है भाई, ये तो ऐसे काम है जो मैं समझती हूँ कोई भी सरकार चुस्त दुरुस्त है वो ये काम कर आपके लिए छोड़ नहीं सकती थी। परंतु आज मैं देखती हूँ गौरव पथ तो बन गए थे हमारे टाइम में, स्कूल बन गए थे हर पंचायत के हेडक्वार्टर पे, 0 से लेकर 12 तक जो बच्चे, जो स्कूल का सिस्टम, जो शिक्षा का सिस्टम 26वें पद पे था पूरे देश के अंदर, वो 5 साल के अंदर दूसरे पद पे आ गया। टीचर